जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज का विषय है मीडिया को लेके और इंडी अलायंस को लेके। इंडी अलायंस ने यानी INDIA ने एक घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 14 पत्रकारों के नाम हैं। और वो नाम क्यों हैं? क्योंकि INDIA का ये अलायंस इन 14 पत्रकारों के कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा और इनका बायकॉट करेगा। ये लिस्ट जारी की गई है INDIA गठबंधन के द्वारा। और ये क्या दर्शाता है, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। आपको याद होगा 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल, जिसमें तमाम पत्रकार, एक्टिविस्ट, इन सभी लोगों के खिलाफ जम के कार्रवाइयां हुई थी, जेल भेजे गए थे और इनका मुंह बंद किया गया था। और एक बार फिर सत्ता में न रहते हुए कांग्रेस और उसके गठबंधन के जो दल हैं वो मीडिया के बहिष्कार का एक नया फलसफा तैयार कर रहे हैं। मीडिया का बहिष्कार किया जाना कितना सही है, कितना गलत है, ये एक विषय है और इस पे हम आज चर्चा करेंगे। राजनीति और मीडिया का एक ऐसा गठजोड़ होता है जो एक दूसरे के बगैर एक कदम भी चल नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में होने वाले हर घटनाक्रम को मीडिया ही जनता तक पहुंचाती है और उसी का बहिष्कार होगा, उसी को ब्लॉक किया जाएगा, तो ये अपने आप में एक संकट काल को दर्शाता है। ये वही इंडी गठबंधन है जिसमें शामिल कई पार्टियों के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा सनातन विरोधी बातें की जा रही हैं, सनातन को समाप्त कर देने तक की बातें की जा रही हैं। आखिर ये कौन सी विचारधारा पनप रही है, जन्म ले रही है, ये समझना बड़ा ही जरूरी है। INDIA गठबंधन बनने के बाद से लगातार भारत में सनातन धर्म को खत्म करने की बात हो रही है। सनातन धर्म यानी भारत का मूल। तो इन सब विषयों पे हम बात कर रहे हैं पद्मपति शर्मा जी से, जिन्होंने मीडिया के उस दौर को भी देखा है जब भारत में आपातकाल लगा था, मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया था। मीडिया को वही लिखने की इजाजत थी जो सरकार चाहती थी। और आज ये आरोप लग रहा है कि जो वर्तमान मोदी गवर्नमेंट है उनके कहे अनुसार ये जो 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी की गई है उनके अनुसार वो पत्रकारिता करते हैं। शोध का विषय हो सकता है कि वो लोग किस तरीके से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट की महिमा मंडन में वो कुछ चीजें भूल जाते हैं या वो सवाल नहीं कर पाते हैं, ऐसा आरोप लगता है। तो INDIA गठबंधन ने ये लिस्ट क्यों जारी की है, इसके पीछे मंशा क्या है, इसकी पड़ताल हम करेंगे। और हमारे साथ हैं आज के खास मेहमान पद्मपति शर्मा जी, जो एक वरिष्ठतम पत्रकार हैं, काशी के रहने वाले हैं। पिछले 45 सालों से वो खेल पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। खेल पत्रकारिता में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन राजनीतिक पत्रकारिता में, राजनीतिक हलकों में भी उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी जानकारी है। पिछले 45 साल के उनके कैरियर में उन्होंने आपातकाल को भी देखा है, मीडिया के बदलते स्वरूप को भी देखा है और वो लगातार ये बदलाव देखते आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। कैसे हैं सर? पहले आप ये बताइए, काफी दिनों बाद आपसे चर्चा का मौका मिला है। बहुत अच्छा हूँ। दर्शकों को नमस्कार। और मोनेश, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा समसामयिक विषय आपने आज चुना है जी। और मैंने भी सुबह क्या शाम को ही मैंने एक्स पे देखा था, तमाम तरह के ट्वीट हुए थे। तो सर, मैं यही हमारा सवाल भी यही है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 14 पत्रकारों को बैन लगाएगा, ये क्या ये इशारा है कि जो सवाल पूछेगा, जो गठबंधन नया बना है इससे सवाल पूछेगा, तो क्या इन्हें उनको बैन कर दिया जाएगा? इस पे आपकी क्या राय है और आप क्या इसको कैसे देखते हैं? ये इन्होंने संकेत दिया है और धमकी है एक तरह से इन पत्रकारों को कि अगर हम सत्ता में आए तो आपके संग क्या सलूक करेंगे, याद रखिएगा। सच्चाई ये है कि देखिए, कांग्रेस का जो एटीट्यूड है, कांग्रेस का जो नजरिया रहा है, मैंने कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, इनकी कार्यशैली को देखा है। जिस इमरजेंसी की आपने बात की, वो इमरजेंसी दरअसल
आज के प्रजन्म को, आज की पीढ़ी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जिस लोकतंत्र की ये दुहाई देते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, उस लोकतंत्र की तो दरअसल कांग्रेस ने हत्या की थी, हत्या की थी। और किस लिए की थी जानते हैं? केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जी। हमें याद है शायद 12 जून 1975 था और हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ कि रायबरेली के चुनाव में इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है और ये भ्रष्टाचार की दोषी पाई गई हैं, इनको सत्ता छोड़नी होगी। जी। आप समझिए कि उसको बचाने के लिए बहुत बहुत खेल किए गए। आज न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं, अरे न्यायपालिका के जजों को तो अपने हिसाब से बदल दिया था जी। और सुपरसीड करके ऊपर ले आई थी वो 7 न्यायाधीश। उसमें एक ऐसे थे, शायद मुझे अगर गलत नहीं हो, रामास्वामी, जिन्होंने इनके विपक्ष में निर्णय दिया था, बाकी इन्होंने आराम से अपने पक्ष में निर्णय कराया। और 25 जून वो काली रात हम भूल नहीं सकते कि सुबह जब होती है तो समझ में आता है कि अरे आज क्या हो गया जी। अब तो लोकतंत्र खत्म हो गया, सारे आपके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। ये बात करेंगे इनके मुंह में, क्या मेरी समझ में नहीं आता कि किस मुंह से ये लोकतंत्र की बात करते हैं, किस मुंह से ये मीडिया के बहिष्कार की बात करते हैं। आपने तो मीडिया को कुचल के रख दिया था। अडवाणी जी कहते हैं ना कि जब इमरजेंसी में मीडिया पर जो थोपा गया तो कितने पत्रकार थे जो रेंगने लगे थे जी। और वो रेंगने लगे थे इसलिए कि उनको मलाई लेनी थी। लेकिन कितने पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने एडिटोरियल पेज उस दिन खाली रखा था और उसकी सजा उनको क्या मिली? उनकी सजा उनको जेल यात्रा में मिली। मीसा एक ऐसा कानून लेके आई थी वो कि जिसमें कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और विश्वास कीजिए देश के हजारों हजार लाखों राजनीतिक कार्यकर्ता, मीडिया, प्रेस, तमाम लोगों को जो है जेल में ठूंस दिया गया और वो इमरजेंसी खत्म होने तक जेल में ही रहे। इनकी कोई रिहाई नहीं हुई थी। DIR एक था। और बनारस में भी मुझे याद आता है कि श्यामा प्रसाद प्रदीप जनवार्ता के संपादक थे जी। और उनको जो है उन्होंने जो है संपादकीय पेज खाली रखा था और नतीजा क्या निकला कि जो है उनको सुबह हालत ये थी। आप सोचिए जरा सा कि जितनी एजेंसियां उस समय थी, UNI, PTI, हिंदुस्तान समाचार और भी तमाम एजेंसियां थी जो न्यूज एजेंसीज थी, सबको खत्म करके मर्ज करके एक एजेंसी रखी गई, समाचार जी। अंग्रेजी और हिंदी में दोनों के लिए। और वो समाचार ही केवल सब फीड करता था। और दूसरा, हर अखबारों में क्या छपना है क्या नहीं छपना है वो सरकार की मर्जी पर निर्भर था। और सरकार की मर्जी पर भी ऐसा निर्भर था कि आप सोचिए कि एक अदना सा SDM या सिटी मजिस्ट्रेट, जिसको कि अखबार के बारे में, प्रेस के बारे में, मीडिया के बारे में कखा गजा भी नहीं मालूम, वो आता था, ये फैसला करता था कि क्या जाना है क्या नहीं जाना है। हालांकि मैंने ऐसे भी देखा है, ऐसे भी लोगों को देखे हैं कि वो आए हैं बेचारे। मैं आज अखबार में नया नया गया था उस समय, तो वो कहते थे कि देखिए अगर कोई समाचार नहीं लगा तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक समाचार गलत लग गया हमारी नौकरी चली जाएगी। वो कांपते थे। तो ये एक माहौल था। आप ये सोचिए कि क्या स्थिति थी। और तो और बताएं कि जब इन्होंने इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगी श्रीमती गांधी ने, तो उनको जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दी गई कि आप प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं, इस मुगालते में उन्होंने जो है चुनाव की घोषणा कर दी 77 में। और मीडिया का ये आलम था, मैं क्या नाम लूं, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, टाइम्स मैगजीन की जो समाचार साप्ताहिक था, समाचारों का साप्ताहिक पहली मैगजीन थी वो, दिनमान, उसके एक संपादक थे। इंदिरा गांधी के समर्थन में न जाने कितने वो संपादकीय उन्होंने लिखे।
सर्वे कराया फर्जी, और सब सर्वे में ये दिखाया गया कि भाई कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस कर रही है, वापसी कर रही है। लेकिन देश का गुस्सा जब चुनाव की घोषणा होती है तो सारी की सारी पार्टियों ने अपने को मर्ज किया। जनसंघ जो थी वो भी जो है अपने को मर्ज करके जनता पार्टी में शामिल हुई। समाजवादी, प्रसोपा, सोपा, न जाने कितनी पार्टियां थी, लेफ्टिस्ट अलग रहे, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया था। मार्क्सवादियों ने भी और कम्युनिस्ट ने भी, दोनों ने समर्थन दिया था। लेकिन बाकी की जितनी भी अधिकांश राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने जनता पार्टी में अपने को समाहित कर लिया था। जब रिजल्ट आया और सर्वे बताया तो वो जो जिसको कहते हैं आज गोदी मीडिया कहते हैं, सच्चाई तो वो थे वो लोग। वो क्या दरबारी थे, दरबारी क्या थे, वो मलाई उनको मिला करती थी। और उन्होंने जो सर्वे करवाए थे, और जब कांग्रेस हार गई, पहली बार देश में जो है सत्ता से बाहर हुई, तो वो सज्जन जो है पहुंच गए वहां। आप आश्चर्य कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा मालूम है? 16 लाख रुपया हमारा खर्च हुआ है बकाया, वो कौन देगा? आप सोचिए कि कहां हम लोग खड़े हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए, छल कपट प्रपंच से 1980 में जो है इंदिरा जी ने पुनः सत्ता हासिल कर ली। जनता पार्टी का जो शासन था, मैं समझता हूं कि सही मायने में राम राज्य था। मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे और बहुत कायदे से उन्होंने सत्ता को चलाया था, और स्टेट में भी सरकारें बनी। आप कहिए कि लोकतंत्र की हत्या। जब 1980 में इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की छल से संजीव रेड्डी, जिनको कि जयप्रकाश जी ने बनारस के मूर्धन्य समाजवादी प्रखर नेता रोहित मेहता, बहुत बड़े समाजसेवी थे, उनके नाम की संस्तुति की थी जनता पार्टी से। लेकिन जनता पार्टी ने क्या किया कि संजीव रेड्डी को, जिनसे इंदिरा गांधी की झगड़े हुए थे और वो हारे थे, उनको राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन वो भूल गए कि उनमें खून उनका था, कांग्रेस का। और उन्होंने वो खेल खेला कि चौधरी चरण सिंह जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे उनको भगा दिया, वो सदन का सामना, लोकसभा में सामना नहीं करने दिया और सरकार को गिरा दिया गया। ये बड़ा भारी खेल हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? देश में शायद 9 जगहों पे जनता पार्टी का शासन था। एक साथ सभी राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई, यह कह करके कि केंद्र में जब विपक्ष का शासन, केंद्र में जब कांग्रेस है, तो ये लोग कैसे सत्ता कर सकते हैं, इनको सत्ता से रहने का हक नहीं है। और उनको बाहर कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। ये लोकतंत्र की बात करेंगे? ये बात करते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी। और जिन्होंने खुद लोकतंत्र की, अरे रेवड़ी की तरह से 1992 याद नहीं है, जब विवादास्पद ढांचे का ध्वंस हुआ, तो जहां जहां भाजपा की सरकारें थीं उनको बर्खास्त कर दिया गया। उनका क्या कसूर था? हिमाचल में क्या कसूर था? मध्य प्रदेश में क्या कसूर था? लेकिन उनको भी वहां से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष से पूछना चाहता हूं, और एक बात मोनेश साहब को बता दूं कि आप INDIA मत कहिए, INDI, इड्डी, ये जो अलायंस है वो डबल किया जा रहा है जानबूझ करके। जब आप INDI कहेंगे तब आगे अलायंस जुड़ेगा, और यहां तो INDA कह करके फिर अलायंस बोला जाता है। आखिर जो उनका शब्द है वो अलायंस है, तो इंडी है दरअसल, INDI, और वो अलायंस है। तो ये जो अलायंस है, ये अलायंस दरअसल एक लुटेरे भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, जिसकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, और उस दुकानों से बंद होने से उनका जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ चुकी है। और नतीजा ये हुआ है कि मोदी को हराने के लिए, मोदी को हटाने के लिए ये सारी की सारी ये प्रक्रिया रची गई है। ये सारी रणनीति जो है भाजपा के खिलाफ कम है, मोदी के खिलाफ ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी की लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। लेकिन अगर वो उनकी
उनकी छवि पर अगर हम खरोंच ले आते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा का सफाया हो जाएगा और हम मिल के लड़ेंगे। अरे मिल के क्या लड़ोगे, आपस में पहले तो एक हो, वो अभी तक एक नहीं हुए हो। खैर, मैं बता रहा था आपको कि इनके जो कर्म है, 1980 का दशक था, जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी बिहार में। जगन्नाथ मिश्र प्रेस के लिए एक काला कानून फिर लेके आए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस काले कानून के विरोध में मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि पहली और अंतिम बार पूरे देश में केवल मीडिया नहीं, मीडिया घराने भी, यानी कि अखबारों के स्वामी भी, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता रहा, तो कुछ था नहीं, उन सबों ने राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल की थी। मुझे याद है मैं जागरण में था उन दिनों, और जागरण के मालिकों ने कहा कि आप दस्तखत कर दीजिएगा दूसरे दिन आके, और वो जुलूस निकला काशी में पूरा, और वहां विरोध हुआ, और अंत में राजीव गांधी को उस प्रेस को जो है उस कानून को जो है रद्द करवाना पड़ा जगन्नाथ मिश्रा के थ्रू। तो ये तो इनके कुकर्म रहे हैं, ये क्या बात करेंगे। और होता क्या था जानते हैं आप, क्यों ये बौराए हुए हैं? बौराए इसलिए हैं कि पूर्व के जितने प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो क्या करते थे, जब विदेश जाते थे तो अपने चुनिंदा दरबारी पत्रकारों को, संपादकों को साथ में ले जाते थे। और वहां क्या होता था, वहां इनको जब जाते थे ये लोग, तो डॉलर जो है इनको बड़े आराम से मिलते थे। और डॉलर जो है बाजार में ब्लैक जिसका डॉलर का था उन दिनों, ये हालत थी। और वो डॉलर लेते थे और वहां पहुंचे, फ्री में आना जाना है, हवाई यात्रा होती थी, डिस्काउंट पे इनको होटल मिलते थे, लंच और डिनर चूंकि राजकीय हुआ करते थे तो पैसा लगता नहीं था, और नाश्ता जो है कहीं बाहर से कर लिया या कुछ कर लिया, कोई चेले चापड़े आ गए, खूब शॉपिंग करते थे और लाखों की शॉपिंग करके भारत आते थे। एक तो रिपोर्ट लग गई तो लग गई, नहीं तो कोई लगने की जरूरत नहीं है। मोदी ने इस प्रथा को बंद कर दिया। मोदी अब किसको ले जाते हैं? एक केवल जो है दूरदर्शन होता है, जो सरकारी दूरदर्शन है वो जाता है। बाकी जो टेलीविजन चैनल है अपने खर्चे से भेजते हैं, अपने खर्चे से जाते हैं, अपने खर्चे से होटल में रहते हैं, बड़ा लंबा खर्च होता है। दूसरी बात, ये मैं इस आज की पीढ़ी को ये बता रहा हूं, आज जो यंग जनरेशन हमारी है उसको ये मालूम होना चाहिए। होता क्या था कि आप ये सोचिए कि सरकार का गठन हुआ, सरकार का गठन हुआ, कौन मंत्री बनेगा, किसको मलाईदार विभाग मिलेगा, ये सारी खबरें जो थी वो दरबारी मीडिया जो था, जिसको कि ये गोदी मीडिया कहते हैं, सच्चाई तो वो गोदी थे, वो गोदी मीडिया के पास सारी खबरें लीक रहती थी, सारी खबरें रहती थी। और यही नहीं, कितने मीडिया के जो पर्सनल थे, मीडिया कर्मी इतने प्रभावी थे, दरअसल उनको मीडिया ब्रोकर कहना ज्यादा उचित होगा। वो क्या करते थे कि विभाग भी बदलवा देते थे साहब। और आप देखिए कि उनको आलीशान कोठियां, मकान, क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलती थी। मुझे याद है कि जब मैं हिंदुस्तान में गया, लखनऊ में, ये बात है 2000 की, तो हमारे से भी कहा गया कि पदम जी आप परेशान मत होइए, आप केवल 2 ट्रांसफर करवा दीजिए, 20 लाख रुपया आपको आराम से साल में कमाई हो जाएगी। मैंने कहा अरे ये ऑफर था सर आप? हाँ, मेरे लिए तो नई बात थी। हमने कहा ऐसा होता है? बोला अरे क्या बात करते हैं, यहां सब लोग करते हैं। ये चक्कर चल रहा था, आप सोचिए। और अटल जी क्या करते बेचारे? अटल जी तो एक 28-30 का गठबंधन था, उनकी पूर्व बहुमत की सरकार थी नहीं, तो उनको उसी पर पार्टी पर चलना पड़ा, मजबूरी थी उनकी। लेकिन उन्होंने क्या किया था, मीडिया जो थी स्वतंत्र थी, उनके यहां जा सकते थे आप। मुझे याद है कि मैंने अपने 40-45 साल खेल पत्रकारिता को दिए हैं, और मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने मीडिया को भी चाय पार्टी पर बुलाया हो। वहां भारत और पाकिस्तान का टेस्ट मैच 1999 में हुआ था, उन दिनों में अमर उजाला में था, तो वहां कवर कर रहा था, और
प्रधानमंत्री निवास से इनविटेशन आया, मेरे छोटे भाई ने कहा कि उनका दस्तखत ले लेना, तो उसी पर मैंने उनका दस्तखत लिया था। तो वो चाय पर उन्होंने बुलाया था, चाय पर बुलाया था, और पहला मौका था ये, भारत पाकिस्तान की टीमें और हम जर्नलिस्ट, हम प्रधानमंत्री निवास में गए थे, और वहां हम लोगों ने 2-2.5 घंटे का समय बिताया था, और मैंने एक छोटा सा अटल जी का इंटरव्यू भी लिया था। लेकिन मीडिया के संग जो उनका दोस्ताना स्वभाव था, वो एक अलग बात है। मोदी ने ये सारी चीजें बहुत करीब से देखी हैं, और मोदी ने बहुत जुल्म सहा है। आप याद करिए, आज तो छोटी छोटी बात पे ये चिल्लाते हैं, कम से कम मुझे लगता है सवेरे से शाम तक एक चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद, जब इन पर 2002 के दंगे का आरोप लगा, तो ये गए और इन्होंने करीब 8-10 घंटा सवाल का जवाब दिया, और देने के बाद वहां कोई चाय भी नहीं पी, अपना पानी ले गए थे, अपना पानी पीते थे। तो जब ये सत्ता में आए, तब पहला काम इन्होंने यही किया कि जो ये मुफ्तखोरी होती थी वो सारी बंद। विदेश जाना है तो हम जाएंगे, हमारी टीम जाएगी साथ में, जो एक बहुत बड़ी टीम होती है सेक्रेटरीट की, वो टीम जाएगी, एक दूरदर्शन का आदमी रहेगा, वो जाएगा, वो दूरदर्शन की तरफ से फीड सबको देगा, और दूरदर्शन को आमदनी हुई करोड़ों की, होती है, आज भी होती है करोड़ों की आमदनी। एक समय सर दूरदर्शन बैठने वाला था, और आप देखिए क्या स्थिति दूरदर्शन की। दूरदर्शन के अशोक श्रीवास्तव को भी बैन किया गया है, बहिष्कार किया गया। आप बहिष्कार करेंगे, किसका बहिष्कार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सही सवाल पूछते हैं आपसे। नाविका कुमार को अगर आपने देखा होगा, तो वो सही सवाल पूछती है, चित्रा त्रिपाठी सही सवाल पूछती है, और दोनों से पूछती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा काम करती है। और दूसरी चीज, आप ये बताइए कि इतने सरकारों के गठन हुए प्रदेश में, सरकारों के कैबिनेट में बदलाव हुआ, कई तरह के काम हुए, और अटकलें लगी, किसको टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, आप ये देखिए। लेकिन जो अटकलें थी मीडिया की, वो अटकलें कभी भी सही साबित नहीं हुई। मोदी है, उन्होंने क्या दिया कि आज सब मीडिया चारों खाने चित। मुझे याद है कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया टुडे ने कंक्लेव था, उनमें बुलाया था मोदी जी को, तो जो उसके मालिक स्वामी संपादक हैं अरुण पुरी हैं शायद में, उन्होंने कहा था कि मोदी जी आपने तो हम लोगों की दुकानें ही बंद कर दी, हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं है? तो हंसने लगे। तो सवाल ये है, इनका कष्ट क्या है? दुकानें बंद। इनका कष्ट ये है कि ये मीडिया जो है मोदी का भोंपू बन गया है, जो कि सरासर 101% गलत है। मैं दावे के संग कह सकता हूं कि कोई ये बता दे कि मोदी का अनड्यू एडवांटेज लिया हो किसी ने, या उनके लिए अलग से कोई बात कही हो। कौन अब सुशांत सिन्हा आप देखिए, नवभारत टाइम्स नवभारत के सुशांत सिन्हा, वो तो कोई डिबेट कराते ही नहीं है, वो तो किसी को बुलाते नहीं है, वो तो सीधे सीधे न्यूज पाठशाला समाचार देते हैं। उनको बैन करने का क्या तुक है? उसमें तो कांग्रेस की पोल खोलते हैं, लेकिन नहीं, उनको क्यों? क्योंकि वो सही बात बोलते हैं, वो एक अंदाजे बयां उनका डिफरेंट है। तो ये स्थिति है। आमिर देवगन है, आमिर देवगन बहुत खरी बात करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस समय इंडिया में टॉप पे चल रहे। क्यों चल रहे? आप दर्शक के लिए हैं, आप किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। और किस तरह की खौरही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज सपा अपने को बहुत बड़ी बात करती है, वो भूल गई सपा। वो हरा कुर्ता आकर के अंड बंड बोलता है, एक जनरेटर की तरह चलता है। कोई भी डिबेट होता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, ये हो गया, चाहे कोई भी विषय हो, अब इस पर चर्चा नहीं करते। अरे वो थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, चैनल ने वो जो विषय रखा है उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन वो बेचारे भूल गए कि उनके आका समाजवादी पार्टी के प्रवर्तक जन्मदाता मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कम से कम मुझे याद आता है अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक 30, 35, 40 पत्रकारों को रेवड़ी की तरह लाखों रुपए बांटे थे। अगर उसकी जांच आज हो जाए तो वो कहां खड़े होंगे आप बता नहीं सकते। रेवड़ी की तरह रुपए, किसी को 10 लाख,
तुम्हारे बाप का पैसा नहीं था। और उनका जो राजकुमार 2:30 बजे सो के उठता था, कितनी बार सेक्रेटरीट में गया है जी। आज का मुख्यमंत्री 18 घंटे काम करता है अपने प्रधानमंत्री की तरह से, और उसके पैर थिरकते रहते हैं, पूरा प्रदेश का दौरा करते रहते हैं और नई नई घोषणाएं करते रहते हैं। कहां एक बीमार राज्य था, आज कहां पहुंचा दिया उसको। तो मीडिया अगर उसकी तारीफ करेगा तो क्या वो भाजपाई हो गई है, वो गोदी मीडिया है? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं दर्शकों से, बताइए कि इनका अपराध यही था? नहीं, इनका अपराध नहीं है। सच्चाई यह है कि एक धमकी है, चेतावनी है, और मेरा पूरा विश्वास है कि कोई अनर्थ न हुआ अगर, तो वापस एनडीए सत्ता में वापसी करेगी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं है। आपने बार बार देखा होगा, आज भी जो नंबर 2 पे है, कहां 70% से ज्यादा उनकी लोकप्रियता है, और नंबर 2 पर जो है सज्जन राहुल गांधी, जो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनको खुद भी नहीं पता है। बोल के आगे बढ़ जाते हैं, जवाब देना नहीं आता, काउंटर क्वेश्चन होता है तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। चीन पे कब्जा कर लिया है हमारी जमीन। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने चीन को दिया है भैया 43,000 वर्ग मीटर जमीन जो है वो 1962 में भेंट की गई थी। भारत हारा नहीं था, प्रधानमंत्री द्वारा हरवाया गया था। सर मेरा सवाल भी अगला वाला यही आया कि जब यहाँ G20 हो रहा था भारत में, उस समय राहुल गांधी यूरोपियन कंट्रीज में जाके वहाँ पे फिर वही राग अलापते हैं, एंटी इंडिया, चाइना के फेवर में बोलना, जो अभी लेटेस्ट घटनाक्रम हुआ। एक तो ये चीज़ सर, इस पे आप अपना वक्तव्य दीजिएगा। दूसरा, जो इंडिया बनाम भारत हो गया है, एक नया एक विवाद शुरू हुआ है, इन दोनों मुद्दों पे सर बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे देखे में मेरा जो पत्रकारिता का अनुभव है 45 साल से ज्यादा का है। मुझे याद नहीं आता कि किसी नेता विरोध पक्ष ने विदेश में जाके सरकार की स्तुति करने की बजाय, सरकार की प्रशंसा करने की बजाय, देश की प्रशंसा करने की बजाय देश की आलोचना की, सरकार की आलोचना की और व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री को लपेटा। ये पहली बार हुआ है। और ये आप विरोध कीजिए मोदी का, दो राज नहीं, लेकिन विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे। इससे ज्यादा तो अपमानजनक कुछ हो नहीं सकता। और पूरा देश चुप है, चुप नहीं है, वो देश जवाब देगा इनको, याद रखिएगा। लोकतंत्र खतरे में, और कहते क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन से कहते हैं कि आप लोग लोकतंत्र के पहलू हैं, आप बचाइए। अरे शर्म नहीं आती? कहां है लोकतंत्र खतरे में? क्या जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उन पर अधिकार हो चुका है? कहां अधिकार हुआ है भाई? तुम प्रचंड बहुमत से कर्नाटक में जीतते हो, तुम हिमाचल में जीतते हो, अभी घोसी में जो है 42,000 वोट से आप जीते हो। क्या है ये? लोकतंत्र खतरे में नहीं है ना। और जब तुम हारते हो तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। ईवीएम मशीन जो है, वोटिंग मशीन है, वो भी उसमें खेल होने लगते हैं, और जब जीतते हो तो खेल नहीं होते। ये तमाम तरह की बातें हैं, उलझुल बातें हैं। दरअसल क्या है, इनका प्रोपेगेंडा है। एक सज्जन है, क्या तो नाम है उनका, समझे आप, और वो जाते, अरे उन्होंने ही कहा था कि 84 में जो है सिखों को जो नरसंहार हुआ था, हुआ तो हुआ। हाँ सर, नाम हाँ, वो नाम इस समय विस्मरण हो गया है। तो ये लोग खेल खेलते हैं और ये सोचते हैं कि वहां से लेकर के जो है सरकार, और कहते क्या है, उसने पूछा कि साहब, पित्रोदा नाम सर, सैम पित्रोदा, यस। तो कहते क्या है कि साहब आप ये बताइए कि ये मुस्लिम लीग क्या है? बोला मुस्लिम लीग बहुत अच्छी संस्था है। आप बताइए कि जिसने देश का विभाजन कराया वो बहुत अच्छी संस्था है, और हिंदुत्व जो है वो और आप जब चुनाव आता है तब ऊपर से जनेऊ डाल लेते हैं और कहते क्या है अपने को कि हम तो कौल गोत्र है, हमारा क्या है, कौन गोत्र है? दत्तात्रेय गोत्र है, कौल ब्राह्मण है। तुम कहां से हो ब्राह्मण? एक मुसलमान पिता फिरोज खान, यस, और उनके जो उनकी माँ जो थी वो पारसी थी, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद वो भी मुसलमान हो गई। तो और फिरोज खान गांधी हो गए, और गांधी होने के बाद जो है सो वो पूरा का पूरा परिवार अब गांधी अपने को कहलाने लगा। माँ तुम्हारी ईसाई। आप देखिए जॉर्ज सोरोस की आपने बात की, वो बुढ़ा जो है
वो उसका एक ही काम है कि जहां अच्छा लोकतंत्र चल रहा है उसका विरोध करो। और पैसे जो फंड आया है ना, ये टूल किट है, और ये टूल किट के ये प्रमुख है, मुखिया है, और ये देते हैं। आपने एक गौर किया होगा, देश ने गौर किया होगा, दर्शकों आपने भी देखा होगा कि जब जब इधर करीब साल 1.5 साल से जब जब संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला होता है, उसकी पूर्व संध्या पर कोई न कोई एक शगुफा छेड़ा जाता है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स से, तो कभी किसी से, कभी किसी से, और उसके बाद संसद को चलने नहीं दिया जाता। और अंत में निकलता क्या है कि टाइम टाइम फिस होता है मामला, और वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, वहां भी वो खारिज होता है। लेकिन ये अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं क्योंकि संसद नहीं चलने दी हमने। ये खेल हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछली संसद के समय क्या हुआ था, मणिपुर को ले आए, मणिपुर पर बहस होनी चाहिए। एक दिन पहले वो वीडियो जारी किया जाता है, 3 मई का वीडियो जो है एक दिन पहले जारी होता है। क्या साजिश है, देखिए देश क्या देख नहीं रहा, अंधा है क्या कि आप किस तरह खेल खेल रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है विदेश में तो ये कोई बात नहीं, ये तो इन्होंने अपनी बनाई है, ये तो इनका अपना है, फंडा है, एनडीए का फंडा है। लेकिन अगर विरोध में आई तो चाहे उसकी कोई हैसियत हो, अडानी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे मैं कहता हूं कि अडानी के पीछे आप पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अडानी को किसने दिया है? सबसे पहले नरसिम्हा राव ने उनको दिया था। और आप सोचिए कि राजस्थान सरकार ने 60,000 करोड़ का दिया है। जब अघाड़ी की सरकार थी जिसमें कांग्रेस शामिल थी, बंबई पोर्ट वो दिया आपने महाराष्ट्र में। आप सोचिए बंगाल में जब ममता दीदी तो नाराज हो गई थी जब अडानी का मुद्दा उन्होंने उठाया था, समझे ना। तो पंजाब में हर जगह तो आप अगर मान लीजिए अडानी चोर है, मान लीजिए अडानी जो है को मोदी जो प्रेफर करे, तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों नहीं किए? क्यों नहीं रद्द किया आपने? लेकिन दिक्कत क्या है, बस मैंने कहा ना, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये कमीशन खोर थे, बोफोर्स से लेके क्या जीप घोटाला सबसे पहले नेहरू जी के जमाने में हुआ था, और उसके बाद ये हथियारों का सौदा नहीं होता था। हमें याद है कि केजीबी का एक एजेंट था जो कि पत्रकार बन के यहाँ रह रहा था, उसने पुस्तक में लिखा है कि पूरा परिवार जो है पेरोल पे था, आज तक उसका खंडन नहीं आया। मित्रों की आर्काइव नाम से वो। तो आप सोचिए जरा सा कि क्या स्थिति है। आज हिंदुत्व की गाली दे रहे हैं, राम को कह रहे हैं कि साहब बड़ा खुशी है, सब है, और राम का कितना विरोध किया था। सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र है, और ये राम सेतु नहीं है, एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज है। जबकि नासा ने एक सैटेलाइट के माध्यम से दिखा दिया कि एडम ब्रिज नहीं है, 5,000 और 7,000 साल पहले का है ये, इसकी मिट्टी और इसकी बालू ये बता रही है। तो तमाम चीजें हैं, ये बौखलाए हुए हैं। दरअसल सत्ता चली गई, कमीशन गायब हो गया, चौकीदार चोर है। राफेल सरकार और सरकार के बीच में सौदा हुआ है। और आप देखिए कि आज भारत की क्या स्थिति है, 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है शस्त्रों का, जबकि हमारे जमाने में मतलब यूपीए के जमाने में, मोदी के पहले सारा का सारा इंपोर्ट होता था। और इंपोर्ट ही नहीं होता था, बल्कि जो है इतनी बड़ी कमीशन खोरी होती थी उसमें कि जिसका 1 रुपया दाम है उसका 3 रुपया होता था। वो सब बंद हो गया, हर तरफ से दुकानें बंद हो गई। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहते हैं कि इनके जेब में है। मैं कहता हूं कि ठीक है जेब में है, क्यों नहीं कहता कोई कि हाँ साहब मैं बेकसूर हूं? किसी ने तो ये नहीं कहा मैं बेकसूर हूं। सब पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई क्यों हो रही है, इस पर इनको दिक्कत है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्या करिएगा। ये जो है सच्चाई ये है कि दूरदर्शन पे टेलीविजन के डिबेट आप देखिए क्या होता है। सरकार का पक्ष जो रहता है, पक्षधर, वो अपनी बात कहता है, वो चुपचाप सुनता है इनकी बात। लेकिन जब वो सफाई देने लगता है, जवाब देने लगता है, तो ये शुरू हो जाता है इनका कि वो जनता तक उसकी आवाज न पहुंचे। ये क्या है, ये क्या है? क्या ये साजिश नहीं है कि रणनीति के तहत नहीं हो रहा है? और ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगते हैं
एक सज्जन है, हरा कुर्ता पहन के आते हैं, कभी नींबू दिखाते हैं, कभी टमाटर दिखाते हैं, लेकिन जब उनके दाम गिर जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। हाँ, तो ये इस तरह के खेल हो रहे हैं। एक सज्जन है, प्रोफेसर है राजद के, मालूम नहीं कहां से वो प्रोफेसर होगा बेचारे। करते क्या है, अपनी बात करते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरा कोई बोलता है, खास तौर से अगर सरकार का पक्ष का कोई बोल रहा है तो उसके बीच में शुरू हो जाते हैं। तो ये खेल हो रहे हैं। तो ये अब इनको तकलीफ इस बात की है, अरे तुम्हारा नुकसान होगा इससे, तुम अपनी बात नहीं कह पाओगे। अब हो क्या रहा है, अब इनके जो क्या बोलते हैं राजनीतिक विश्लेषक के नाम से जो आकर के ये बोलेंगे, इनका कोई प्रवक्ता होगा नहीं, तो प्रवक्ता नहीं होगा तो ठीक है, भोगिए। सर आपने एक चीज कही, जो राम को लेके एक धर्म की बात कही आपने, तो अभी कुछ दिन पहले आपके स्टालिन जो हैं वहाँ, उदयनिधि स्टालिन डीएमके के नेता हैं और वहाँ सरकार में मंत्री भी हैं, और उसके बाद से एक ऐसा मतलब बवंडर मचा हुआ है, सनातन का विरोध, सनातन की समाप्ति, सनातन का नाश। एक तो ये उन्मूलन का जो ये थॉट आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि ये भारत में पिछले 1000 साल से देखें तो सनातन को नाश करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए तमाम विदेशी ताकतें आती रही हैं, लेकिन ये भारत में ही पनप गए हैं, और उस पार्टी या उस गठबंधन से जुड़े लोग हैं जो अपने आप को इंडिया कहना चाह रही हैं। उसे हम इंडिया नहीं कहेंगे, इंडी गठबंधन ही कहेंगे, लेकिन वो अपने आप को इंडिया मतलब भारत बताने की कोशिश में है, और भारत का जो मूल धर्म है उसी के सत्यानाश पे तुले हुए। ये क्या नया शिगुफा है सर? देखिए, आपका दो सवाल है जी, एक सनातन पर है और एक भारत पे है जी। बहुत पहले से ये चर्चा हो रही थी कि साहब दुनिया में शायद ही कोई दूसरा देश होगा जी 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 कि जहां उस देश के दो नाम हों, अंग्रेजी में कुछ और हिंदी में कुछ। इंडिया का मतलब जानते हैं आप क्या है? आप अगर डिक्शनरी देखिएगा तो गरीब, मूर्ख, जाहिल, अमेरिकन इंडियंस, ऑस्ट्रेलियन इंडियंस, माओरी जो है न्यूजीलैंड के इंडियंस, ये इनको पिछड़ा हुआ माने नकारात्मक, इनके पीछे नेगेटिव सोच ये रही है। और हमें याद है कि मेगस्थनीज ने सबसे पहले 2300 साल पहले मेगस्थनीज ने वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अच्छा। और वहां उसने इंडी शब्द कहा था, INDI, इंडी, और बाद में फिर उसको इंडिया कहा, और उसने बताया था कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है, किस तरह से लोग सौहार्द और प्रेम से रहते हैं। यहाँ पर यूनान की तरह से, रोम की तरह से मिला जुला हिसाब किताब है, सब कुछ है, अच्छा है, वहां से चला। लेकिन भारत जो शब्द है वो भरत से शुरू होता है, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, वहां से जो भारत आता है वो एक बहुत बड़ी बात है। और ये संविधान में भी कहा गया कि भाई इंडिया मीन्स भारत। ये सवाल बार बार उठता रहा है। मुलायम सिंह ने स्वयं विधानसभा में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया शब्द को गायब कर देना चाहिए, भारत शब्द को लाना चाहिए। आज उनका बेटा जो है वो कह रहा है कि क्यों इंडिया को कर दिया। ये मतलब क्या खेल है पता नहीं। तो आप ये सोचिए कि भारत शब्द से इनको नफरत है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो भी इंडी है, इंडी, अब इसको इंडिया बता रहे हैं ताकि सोच रहे हैं कि भावनात्मक लाभ उठा लें, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। भारत भारत है, भारत भारत है, और भारत को इंडिया कहना भी गलत है। मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले समय में ये सरकार इस पे बिल लाए और ये इंडिया शब्द को गायब किया जाए। इसकी शुरुआत हुई मुर्मू जी के निमंत्रण से, और वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। समझ रहे हैं कि जो उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दूसरा एक उदाहरण मिला सर, जो मोदी जी जिस G20 के समिट को एड्रेस कर रहे थे, वहां भी भारत भारत लिखा हुआ, इनके जो प्लेन है उस पर भी भारत लिखा हुआ है। तो क्या बुरा है? भारत कोई गलत शब्द तो है नहीं, भारत तो मूल नाम ही है, मूल नाम भारत का है, और इंडिया तो अंग्रेजी का शब्द है। हम अंग्रेजी को क्यों ढोएंगे? आप ढोइए अंग्रेजी, आप ढोइए ना अंग्रेजी को, हम अंग्रेजी को नहीं ढोएंगे। सर मुझे लगता है कि जो ये अलायंस का नाम जो इन्होंने दिया है, इंडी अलायंस, इसकी वजह से भारत की जनता इंडिया और भारत का जो वास्तविक
नाम है, वास्तविक उसका जो कारण है, उसका डिफरेंस समझ रही है, उसका डिफरेंस भी समझ रही है कि अंतर क्या है इंडिया में और भारत में। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में 70s 80s की बात है, इवान गुलागांग ऑस्ट्रेलिया की थी, वो जीती थी तो पहली वो रेड इंडियन थी कि जिसने कि जो है विंबलडन की महिला एकल जीता था उसने। तो उस समय भी ये चर्चा हुई थी, आई थी। तो दरअसल ये इंडिया शब्द ही असभ्यता का प्रतीक है भाई, इसको आप क्यों जोड़ते हैं भारत के साथ? भारत को भारत रहने दीजिए, चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, भारत, भारत से भारत, मैं तो ये मानता हूं। तो ये इसका कोई मायने नहीं है और ये विरोध जो है इनका फिजूल है, केवल अपने लिए है। कह रहे हैं क्या कि हमने इंडिया, अरे इंडिया तो तुम गलत बोल रहे हो, इंडी है, अलायंस है, फिर इंडिया अलायंस कैसे है, डबल अलायंस क्यों हो जाएगा? आप ये सोचिए ना। तो खैर इसका कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत तूल पकड़ेगा। और देश समझता है, देश समझता है, वो जानता है कि भारत ही सबसे स्वाभाविक नैसर्गिक देश की टाइटल है। सनातन, दूसरा सनातन का है। देखिए सनातन को असल में वो मूर्ख है, और आपने देखा होगा कि जो बयान दिया उसने वो एक्सटेम्पोर नहीं दिया था, एक कागज में लिखा हुआ था, उसको पढ़ रहा था वो। चूंकि परिवारवाद है, करुणानिधि है, उन्होंने वो मरे तो स्टालिन हो गए, और स्टालिन के बाद उदयनिधि हो गए, उदयनिधि के बाद इनका लड़का हो जाएगा, जैसे कि और हो रहा है, लालू यादव हुए तो राबड़ी हुई तो तेजस्वी हुए, और तेजस्वी की औलाद पैदा होगी तो वो हो जाएगा, मुलायम सिंह हुए, मुलायम सिंह के बाद ये हुए। तो ये खेल हो रहे हैं, ये पूरे परिवारवाद है इस देश में। तो ये परिवारवाद के चक्कर में चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो अज्ञानी हो, लेकिन वो है भाई, हम बाप है हमारा, और हमने डीएमके बनाया है तो हम सब कुछ है, ठीक है, होइए आप। इनको पता भी नहीं कि सनातन शब्द का माने ही शाश्वत है, अजर है, अमर है, जिसका अंत नहीं हो सकता, वो सनातन है। और सनातन, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, और ये मैंने किताबों से नहीं लिए, ये अपने अनुभव से जाना है मैंने। सनातन 1000 साल लाख साल नहीं है, सनातन तो सृष्टि के जन्म के साथ है। जब बिग बैंग हुआ 2012, शायद 4 मार्च था कि 2012 में बिग बैंग हुआ था, इसको स्विट्जरलैंड में जब आजमाया गया था। तो उसके पहले जो है विज्ञान कहता था कि ईश्वर कोई नाम की सत्ता नहीं होती, वो ईश्वर को मानते नहीं थे विज्ञान। लेकिन हमारे सत्येंद्र बोस ने ये कहा कि नहीं, अगर ईश्वर की सत्ता नहीं है तो ये बिग बैंग क्या चीज है, ये अरबों खरबों साल से सोई हुई सृष्टि जागी कैसे? तब उनको समझ में आया, तब उन्होंने बोसोन थ्योरी इस आधार पर जो है ये लिया। 50 लाख करोड़ का वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे 1500 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, हमारे भारत के भी 200-300 लोग हैं। तो जब वो बिग बैंग हुआ तब देखा उन्होंने कि 2 छोटे बिंदु ऐसे टकराते हैं और वो खरबों आकाश गंगाओं का जन्म होता है, और सृष्टि जो है जाग जाती है। और उसकी गणना भी हमारे भारत ने की थी, कितने अरब कितने करोड़, या पूरा आंकड़ा देख सकते हैं। आप सोचिए कि उनको समझ में आया कि कोई एक शक्ति है, और वो शक्ति क्या है कि जब हम टकराते हैं तो सृष्टि का जन्म होता है। आप मनुष्य को देख लीजिए, जानवर को देख लीजिए, पक्षी को देख लीजिए, पेड़ को देख लीजिए, इवन कि खेत में भी जब हल डालते हैं और बीज डालते हैं तब फसल होती है। इसको पकड़ा कितने सबसे पहले? इसको सबसे पहले पकड़ा सनातन धर्म ने। सनातन धर्म, आप ये सोचिए कि सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ पैदा होता है। करोड़ों अरबों साल तक बारिश होती है, जब सूर्य से छटका ये ग्रह, एक चंद्रमा हुआ और एक भारत, ये पृथ्वी हुई, धरती हुई। और हुआ क्या कि पानी बरसने के बाद जब थमा तो काई हुई। पहला जो जीव हुआ वो काई होता है, और काई के बाद होती है मछली। हमारा पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। उसके बाद कछुआ आता है, कच्छप अवतार होता है।
उसके बाद 12 आता है, 12 अवतार हुआ है। उसके बाद नरसिंह अवतार होता है, आधा पुरुष आधा जानवर। उसके बाद वामन अवतार होता है, छोटे कद के। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पुरुष। और उसके पश्चात षोडश कला अवतार, राज राजेश्वर भगवान कृष्ण। किसने सोचा था? आदम हुआ नहीं है कि अचानक आदम हुआ आ गए। मछली, कछुआ, 12, नरसिंह, ये इसके साथ साथ आए हैं। और ये सनातन ने पकड़ा। सनातन ने दूसरी चीज क्या पकड़ी? सनातन ने पकड़ा कि कोई एक है जो सृष्टि का रचयिता है और उसके साथ एक योग माया है। आपने शिव को देखा होगा। शिव क्या है? शिव एक लिंग के रूप में है और माता पार्वती साथ में। हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं ना। शंकर और पार्वती तो एक साथ है ना। और यही असल में सृष्टि के जन्मदाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में तमाम अवतार होते हैं। ये अवतरित होते हैं, इनका निर्वाण होता है। भोलेनाथ भगवान शंकर तो अजन्मे हैं, इनका जन्म को कोई नहीं जानता, तो इनके निर्वाण का सवाल ही नहीं, क्योंकि यही इन्होंने तो सृष्टि का रचन किया है। और ये बात विज्ञान भी समझ गया। आज आप जाके देखिए उस प्रयोगशाला के बाहर, जानते हैं कौन सी मूर्ति लगी है? नटराज की लगी सर्न लेबोरेटरी में। सर आप सोचिए जरा सा कि विज्ञान ने भी इसको स्वीकार किया है, भगवान शंकर को, शिव को, कि यही सब कुछ है। तो और आप जो है उसको खत्म कर देंगे। अरे कितने आए कितने गए। ये सनातन धर्म है, ये अमिट है, ये अमर है, ये अजर है, ये शाश्वत है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। पहले हिंदुत्व की क्या गया? अच्छा अब है क्या? खेल क्या हो रहा है? खेल ये हो रहा है कि समाज को जातियों में बांट दो, जातियों में बांटो। हमारे यहाँ वर्णाश्रम थे। वर्णाश्रम जातिवाद नहीं था, वर्ण के आधार पर कार्य था। जो कार्य कर रहे उस आधार पर था। उसको इन्होंने दूसरे ढंग से देखा। शूद्र कहा गया, फलाना, ये ढिमाका। तो बुराई हो सकती है, देखिए बुराई की आप आलोचना कीजिए, लेकिन हम ये ना भूले कि जितना सुधार, जितना जिसको कहते हैं कि रिनेसा सनातन धर्म में होता है, उतना किसी भी पंथ में नहीं होता। धर्म तो एक है सनातन, बाकी तो सब राजनीतिक विचारधाराएं हैं। जितने भी अन्य आप धर्मों को आप देखिए कि वो राजनीतिक विचारधारा है, वो कोई भी जो है धर्म नहीं है। धर्म तो हमें सुमार्ग पर ले जाता है और ये नहीं कहता कि अगर तुम हमारे धर्म में नहीं हो तो तुम्हें जीने का हक नहीं है। ऐसा कभी कोई हमारे यहाँ नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव, ये एक परंपरा है और यही सनातनी परंपरा है। और आज हुआ क्या कि जाति के बंधन टूट गए। मोदी के आगमन के बाद लोगों ने ये माना कि जातियों ने बड़ा नुकसान किया है। और सच्चाई ये है कि जो सही मायने में प्रतिनिधित्व मिलना था वो इस एनडीए सरकार ने, देखिए मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं उनका, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा है, आपने भी देखा है, दुनिया ने देखा है कि जो विकास हुए हैं, जिस तरह से ये विकास की सहस्त्र धारा बही है, ऐसा आज तक मैंने पहले कभी जीवन में नहीं देखा था। और जो ऊपर के स्तर पर ईमानदारी आई है उसको भी बताने की जरूरत है। आज 50 करोड़ जो है जनधन खाते हैं। आज देश का प्रत्येक बालिक जो है वो बैंक खाता धारक है। और जो विकास का पैसा है वो 99% नहीं, 100% जो है वो उसके पास पहुंच रहा है जिसका वो हकदार है। तो आप, और नए नए डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। आप यूपीआई को देख लीजिए। जब यूपीआई शुरू हुआ तो यही चिदम्बरम, बहुत बड़े वित्त मंत्री हैं, कह रहे भारत में तो निरक्षरता है और ये कहां सफल होगा। और दुनिया का सबसे सफल यूपीआई है। ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई में करने वाला इंडिया है। 10 सेकंड और 20 सेकंड के अंदर आप पैसा आप दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। विदेशी आए जब समिट में, इन्होंने खरीदारी की यूपीआई के माध्यम से, और पूरी दुनिया यूपीआई को रिकॉग्नाइज करने जा रही है। कई देशों ने तो स्वीकार भी कर लिया। आप एफिल टावर पर खड़े होकर के आप यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं।
तो ये सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो विकास हुआ है, शौचालय जब बनाया तब बड़े चिल्लाए कि बताइए ये शौचालय बना रहे हैं। आज 13 करोड़ शौचालय बन गए। 13 करोड़ का मतलब जानते हैं कि एक शौचालय के पीछे अगर 4 आदमी भी हैं तो 52 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित होते हैं। गैस दी गई, करीब करीब 10 करोड़ लोगों के यहाँ गैस गई है। 40-50 करोड़ वैसे लाभान्वित होते हैं। लाइट गई, आयुष्मान योजना गई, 50-60 करोड़ आयुष्मान योजना से जुड़े। अरे आज के जमाने में होता क्या, जब अस्पताल जाते हैं आप तो इलाज के पहले ही आप महंगे हो चुके होते हैं, आपका मकान गिरवी रखा जा चुका है, क्योंकि आपको टेस्ट कराने हैं बड़े बड़े। बिल्कुल, टेस्ट कराने में सारा पैसा चला जाता है। आज क्या है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है परिवार में। आप और क्या चाहिए आपको? इस तरह के मकान मिल रहे हैं कितने। और महिलाओं को देखिए आप, ज्यादातर मकान महिलाओं को आवंटित किए जा रहे हैं। जल से नल की योजना आ रही है, हर घरों में नल पहुंच रहा है। 60% काम हो चुका है, धीमा है लेकिन हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात, जिस वोट बैंक पे वोट लिए गए उसके लिए कभी कुछ नहीं किया गया। मेरा कहने का मतलब है उन मुसलमान भाइयों से, बहनों से, कि जिनको सबसे ज्यादा लाभ इस विकास का मिला है। 20% आबादी, आप आंकड़ा देख लीजिए तो 35% लाभ इन्होंने उठाया है। और ठीक है, आज भी वो विरोध करते हैं, लेकिन अब इस वर्ग को भी समझ में आ रहा है कि कौन हमारी चिंता करता है, कौन हमारा वोट लेता है। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें बदल रही है। और हमें लगता है कि सनातन का विरोध करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। और ये मुद्दा बनेगा, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। भाजपा को बैठे बैठाए आपने एक मुद्दा दे दिया। अरे एक मंत्री तो यहां तक कहता है कि गठबंधन का जन्म ही सनातन के नाश के लिए हुआ है, बताइए। और बोल नहीं फूट रहे हैं लोगों के। एक कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं, वो बेचारे चुप हो गए, लेकिन बाकी लोगों के क्या हुआ, मुंह सिल गए, क्या बात हो गई। तो इसलिए कोई इसका अर्थ नहीं है, और ये मुंह की खाएंगे, आप देखिएगा। और एका तो हो ही नहीं सकता इनमें। अभी से शुरू हो गया है असंतोष का स्वर, तो करने दीजिए इनको, इनके करने से कुछ नहीं होता है। और हमें लगता है कि जो अभी जी समिट हुआ है, मैं समझता हूं कि इतनी सफलता, कहते हैं इवेंट बनाया, क्या गलत किया भाई। बिल्कुल, जी समिट और भी होते थे। अभी कोई एक जगह, कोई 2 जगह हो गया तो हो गया। यहां आप देखिए कि 58-59 शहरों को शामिल किया गया। पूरी देश ने जी समिट के प्रतिनिधि जो हजारों की संख्या में आए, अलग अलग। आप देखिए बनारस में कम से कम 3-4-5 जो है सो समिट हुए होंगे, अभी भी चल रही है। तो आप ये देखिए, उन्होंने देखा कि भारत है क्या। जम्मू कश्मीर साहब, यहां पर तो बताइए गुर्बत है, बर्बादी है, मुसलमानों के संग अन्याय हो रहा है। 370 खत्म हो गया, और वहां जो लाल चौक पे जो है कभी तिरंगा नहीं, वहां पर हरे झंडे लहराए जाते थे, वहां तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है, और लाइटिंग हो रही है, विकास के कार्य हो रहे हैं। और G20 के समिट ने देखा। और दूसरा आप देखिए कि कितने लाभ की बात, ये कॉरिडोर बन रहा है जो चाइना के कॉरिडोर के खिलाफ, इसमें सबसे बड़ा लाभ किसको होना है, भारत को होना है। पोर्ट, रेलवे लाइन, और मुझे लगता है कि इसका मुख्यालय भी भारत में ही बनेगा, आप देखिएगा। सोलर अलायंस, आज भारत जो है सौर ऊर्जा के अंदर, अभी आज मैं सवेरे पढ़ रहा था, चीन से निर्भरता घटती जा रही है। 75% जो है आयात कम हुआ है चीन से सौर ऊर्जा के संबंध में, और हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। डिफेंस में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो इनको आप नहीं देख रहे हैं जी समिट को। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई है, आप देखिए कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, G21 हो गया है, और उसके साथ 53 देश आ गए हैं, और वो गरीबी से। विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया, यूं नहीं है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक देश, ये होना चाहिए। सर्वे न सुखिनो क्या है, भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। तो ये जो शब्द है, ये हमारे सनातन का ही शब्द है, जिसको लेकर के वो समूल नाश कर रहे हैं। उनका नाश हो जाएगा, सनातन का नाश कभी नहीं होने का है। यही मेरा अंतिम वाक्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतनी सारी बातें, और हर मुद्दे पे आपने अपनी वो राय दी है जो जनता को शायद पता नहीं होगी, या उस तक उतना सोच नहीं पा रहे हैं हम लोग।
तो हमने बात की श्री पद्मपति शर्मा जी से, और खेल पत्रकारिता में 45 सालों का अनुभव लेते हुए आप राजनीति पे इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं, ये हम लोगों के लिए एक बड़ी बात है। और हमारे हर सवाल का जवाब आपने पूरे तर्क के साथ दिया है, जो हमारी जनता समझेगी। तो बने रहिए एक्सपोज टाइम्स के साथ। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे पद्मपति सर से, नमस्कार, फिर किसी विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।